तो अब हम देखते हैं सावरकर का विचार सोशल चेंज पे, जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उन पे क्या उनके विचार है, किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, उनके जो विचारधारा बनती है उस पे सामाजिक बदलाव का क्या प्रभाव पड़ता है और उनके विचारों से आगे समाज में क्या बदलाव आते हैं। तो जैसा कि यहां लिखा है, ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ रेनेसा इन द वेस्टर्न इंडिया। रेनेसा हम सब लोग जानते हैं पुनर्जागरण काल जो यूरोप के अंदर होता है, जहां पे पुरानी जो मान्यताएं थी वहां पे उनको टूटती है और नई मान्यताएं जो साइंस पे बेस्ड थी, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, जो धार्मिक अंधविश्वास यूरोप के अंदर था, जो जिस तरह से उसके अंदर चर्च का हावी होना राज्य सत्ता पे और समाज पे, वो टूटता है रेनेसा के अंदर। और नई साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ धर्म को भी चैलेंज किया जाता है और चर्च की जो सत्ता है उसको भी चैलेंज किया जाता है और उसको राज्य से, पॉलिटिकल स्फीयर से बाहर किया जाता है। साथ ही साथ जो है पर्सनल लाइफ से भी डिक्टेट करने वाली जो भावना थी कि हर एक चीज में रिलीजन डिक्टेट करेगा, वो खत्म किया जाता है और उसको एक स्पिरिचुअल चीज मान ली जाती है कि जब व्यक्ति को गॉड की या रिलीजन की जरूरत हो तो वो उसको सजेस्ट करे, उसको अध्यात्म की तरफ ले जाए, लेकिन उसके व्यक्ति के जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं या व्यक्ति की जो एक्टिविटीज हैं उसको डिक्टेट ना करे कि आप क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कैसे रहेंगे। ये सारी चीजें कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या राज्य भी डिक्टेट नहीं कर सकता और धर्म तो नहीं कर सकता। ये पूरा आइडिया जो रेनेसा का है। हम देखते हैं यूरोप का पुनर्जागरण, यूरोप उसके बाद बहुत तेजी से, अगर हम देखें पुनर्जागरण काल से पहले यूरोप उतना एडवांस नहीं था। उससे पहले अरब को अगर हम देखें तो इस्लामिक स्टेट ज्यादा एडवांस होते हैं। इंडिया, चाइना जैसे जो मेसोपोटामिया से लेके चाइना, एशिया, ये संस्कृतियां ज्यादा एडवांस होती हैं। लेकिन पुनर्जागरण 16वीं शताब्दी के बाद, जो पुनर्जागरण के बाद जो यूरोप है वो बहुत तेजी से डेवलप करता है और वो हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्ट का क्षेत्र हो, कल्चर का क्षेत्र हो, हर चीज में रेनेसा आता है और उसी का इफेक्ट पड़ता है कि नए नए वहां विचारक आते हैं। उस बेसिस पे पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स का स्वरूप आज जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक यूरोप की देन है। अब जो भारत में जो थिंकर्स थे वो भी काफी इंस्पायर्ड थे उस समय। जो सावरकर जिनसे सीखते हैं, सावरकर के जो गुरु हैं वो भी काफी इंस्पायर थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोपाल गणेश अगरकर। ये काफी उनसे प्रभावित रहते हैं सावरकर और इनकी रीडिंग्स हैं, ये बहुत पढ़े लिखे थे, काफी चीजों को पढ़ते थे और समझते थे, यूरोपियन अध्ययन के ये ज्ञाता थे। यहाँ पे अगरकर खुद किन लोगों से प्रभावित है वो हम देखते हैं। पहला कि वो हर्बर्ट स्पेंसर जो समाजशास्त्री हैं उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा जर्मी बेंथम पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जे.एस. मिल पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्होंने यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल दिया, उपयोगितावाद का नारा दिया या उपयोगितावाद की थ्योरी थी, जिसमें यह कहा जाता था जो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम नंबर या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जैसी चीज का आइडिया है कि जिस चीज में ज्यादा लोगों को सुख मिले वही चीज सही है। इस तरह के आइडिया यूरोप के अंदर, पर्टिकुलर ब्रिटेन के अंदर, ये बेंथम रहते हैं और उन्हीं के शिष्य हैं जे.एस. मिल, जिनके फादर बेंथम के मित्र होते हैं जेम्स मिल। वो कहने के लिए तो उपयोगितावाद को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उस उपयोगितावाद में मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का आइडिया को खत्म करके ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ऑल की बात करते हैं और राज्य को या किसी को भी ये अधिकार नहीं देते कि व्यक्ति के जो पर्सनल चीजें हैं उसमें इंटरफेयर करे। तो इनको कहीं ना कहीं उदारवाद या लिबरल, जिसको कहते हैं लिबरलिज्म का प्रतीक माना जाता है, उनकी थ्योरीज हैं। दूसरी तरफ जे.एस. मिल ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो सैद्धांतिक रूप से ये विश्वास करते हैं कि नारी एकता या नारी की समानता पे बात करते हैं कि नारी भी जो पुरुष के बराबर है, जेंडर इक्वलिटी जो है वो जरूरी है। और फर्स्ट टाइम वो कहते हैं वोटिंग राइट भी होना चाहिए वुमेन के पास, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी में राइट है, क्योंकि उस समय तक यूरोप के अंदर प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, ना ही वोटिंग राइट था, पॉलिटिकल राइट भी कोई नहीं थे वुमेन को, ना ही प्रॉपर्टी में राइट था।
तो उसकी वजह से उनकी जो सामाजिक दशा थी काफ़ी खराब हो जाती है। ऑल्दो जेम्स मिल को भी जो उनकी वाइफ बनती हैं वो उनको बताती हैं किस तरह से, वो बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, वो बताती हैं किस तरह से वुमेन या जेंडर इक्वलिटी जरूरी है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इन सारी चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है अगरकर पे, और अगरकर की बातों का, क्योंकि इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो है वो अगरकर सावरकर को भी बता रहे हैं। अब सावरकर के अंदर भी ये इक्वलिटी का प्रिंसिपल आ जाता है, क्योंकि सावरकर वॉज नॉट अ रिलीजियस मैन, ये धार्मिक नहीं थे। अजीब सी ये कह सकते विडंबना की तरह है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है लेकिन हिंदू को वो सांस्कृतिक चीज मानते हैं, ना कि एक धार्मिक चीज। वो खुद कभी बहुत ज्यादा धार्मिक कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे और उसका विरोध भी करते थे। तमाम सारे बार में अगर उनके लिटरेचर को पढ़ा जाए, उनको देखा जाए, तो उसमें धार्मिक जो कर्मकांड है, यहाँ तक कि वेद पुराण इन सब चीजों को भी बोलते हैं कि ये आज आउटडेटेड चीजें हैं, इसके बेसिस पे आप आज काम नहीं कर सकते। अगर आपको यूनाइट होना है और स्ट्रांग होना है, अगर हिंदू को एकजुट होना है और मजबूत होना है, देन ही हैज टू बी साइंटिफिक, रैशनल, मतलब उसको हिंदू को वैज्ञानिक होना पड़ेगा, तार्किक होना पड़ेगा। जिस तरह से यूरोप के अंदर उन्होंने साइंस और तर्क को आधार बना के अपने आप को यूनाइट किया, पूरा यूरोप एक मजबूत यूरोप के रूप में आता है। और अलग अलग नेशन के रूप में भी, अगर जर्मन को देखें या फ्रांस को देखें, ब्रिटेन को देखें, स्पेनिश को देखें, तो ये सारे लोग अपने अपने नेशन आइडेंटिटी के साथ एक मजबूत राष्ट्र के बनते हैं। तो उससे ये काफी प्रभावित होते हैं और खुद भी इक्वलिटी की बात करते हैं। इसीलिए ये कास्ट सिस्टम के काफी अगेंस्ट हैं, या वुमेन इक्वलिटी की भी बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ही बोरोड द 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज फ्रॉम वेस्ट। जो पश्चिम सभ्यता है वहां से ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें लेते हैं। इनको पश्चिमी सभ्यता से अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से दूसरे थिंकर्स उस समय होते थे, पश्चिमी सभ्यता से सुपीरियर मानते थे अपनी सभ्यता को, ये क्लियरली एग्री करते हैं कि आज के समय में हमारी सभ्यता पिछड़ गई है पश्चिमी सभ्यता से। जैसे कि कहते हैं फिटेस्ट सर्वाइव्ड, जो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब जो सबसे उपयुक्त होगा, जो सबसे बलशाली होगा, जो सबसे मजबूत होगा, वही सर्वाइव करेगा। एंड दोज हु कुड नॉट स्टैंड द स्ट्रगल गॉट एलिमिनेटेड। जो स्टैंड नहीं कर सकता, जो लड़ नहीं सकता, वो आउट हो जाएगा या बाहर हो जाएगा जंग से, या मार दिया जाएगा। इस तरह की चीजें कि ये संघर्ष है उनके। अब ये संघर्ष किस नाम पे है? संस्कृति के नाम पे। संस्कृति के नाम पे या नेशन के नाम पे संघर्ष है कि जो नेशन संघर्ष कर सकता है वो एग्जिस्ट करेगा, जो नहीं कर सकता, जिसके अंदर यूनिटी नहीं होगी, जिसके अंदर अपने कल्चर को लेके प्यार नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस तरह से यूरोप के अंदर होता, अलग अलग कल्चर आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो इस एग्रीमेंट पे पड़ते हैं कि सर्वाइवल ऑफ ऑल, कि को एग्जिस्ट कर सकते हैं अलग अलग संस्कृतियां। जिस तरह से पूरे यूरोप के अंदर बहुत ढेर सारी संस्कृतियां रहती हैं, लेकिन आज यूरोप एक माना जाता है। यूरोपियन यूनियन के सेंस में देखें या वेस्टफीलियन ट्रीटी के बाद कोई मेजर लड़ाई जो है वर्ल्ड वॉर्स को छोड़ के नहीं होती है, तो जिससे काफी प्रभावित होते हैं। उसके बाद कहते हैं वायलेंस जैसे वॉज इनबिल्ट इन द क्रिएशन ऑफ नेचर, क्योंकि वायलेंस जो हिंसा है, क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो गांधी जी भी हैं। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट में है, किसी भी तरह हिंसा को वो एंडोर्स नहीं करते, वो नहीं कहते हैं कि जायज है, चाहे लक्ष्य कितना भी महान क्यों ना हो। गांधी जी कहते हैं मीन्स भी इंपॉर्टेंट है गोल से। सावरकर के लिए गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन मीन्स, कि मीन्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो हिंसा का रास्ता हो या अहिंसा का रास्ता हो, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूरी है। अब कह रहे हैं कि मानव स्वभाव के ऊपर जाते हैं कि मानव स्वभाव में नेचुरली प्राकृतिक रूप से हिंसा है, क्योंकि मनुष्य भी एक जानवर है और जानवरों के अंदर हिंसा होती है नेचुरल रूप से, और उसको दूर नहीं किया जा सकता। मनुष्य की हिंसा को दूर नहीं किया जा सकता। ऑल्दो वो कभी ये नहीं कहते कि हिंसा ही करनी चाहिए, हिंसा ही एकमात्र रास्ता है, इस तरह की बात भी नहीं करते, लेकिन हिंसा से पूरी तरह से दूर रहने के भी लिए